हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। पर एग्ज़ाम का थोड़ा थोड़ा टेंशन चल रहा होगा, है ना। अगर आपका टेंशन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा यूनिवर्सिटी में पूछता है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और उसको यूनिवर्सिटी में मैं कैसे लिखूँ, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, तो डोंट वरी, आप सही जगह पे आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस टेंशन को, अब आप भूल जाइए। यही सारे टेंशन स्टूडेंट्स को मैं सॉल्व करने के लिए फिजियोलॉजी सीरीज़ लाई हूँ। उसमें भी हर एक चैप्टर से ये सारा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अलग अलग यूनिवर्सिटी से है। ये नहीं हर, और आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ मिलेगा आपको। सेल सबसे पहला चैप्टर है जिसमें सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होगा और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा भी है। नेक्स्ट हमारा ब्लड आता है। ब्लड में ये सारा चीज़ आता है जिसमें हम लोग हेमाटोपोइसिस पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो हम लोग हेमाटोपोइसिस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इरिथ्रोपोइसिस है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग का ये सारा चीज़ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है। आज हमारे इरिथ्रोपोइसिस है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, जितना भी आपको एग्जाम में कवर करना है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस क्या है, तो इरिथ्रो का मतलब क्या होता है। इरिथ्रो जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है रेड या रेडिश, और पोइसिस का मतलब फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग देखे थे, ये फॉर्मेशन होता है। तो क्या हुआ, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, इसी टर्म्स को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर है। इरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट और मैचुरेशन, मतलब ना कि इसमें वो ऑरिजिन हुआ, डेवलप भी हुआ वो और फिर मैच्योर भी हुआ ताकि हमें ऑक्सीजन दे सके, तो उसी को जो है इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट का मैचुरेशन, ऑरिजिन और डेवलपमेंट को। और कैसे कैसे होगा सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब कहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मेशन अगर ये हो रहा है तो कहाँ पे होता है, किस जगह पे बॉडी में। तो जब फीटल लाइफ होता है, फीटल लाइफ का मतलब होता है कि जब बच्चा जो है मम्मा के ओम में यानी पेट में होता है, कोख में होता है, तब कहाँ पे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमारे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए ब्लड से ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब कि जब बच्चा वोम में ही है तभी से ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट जो 2 मंथ तक जो है, मतलब शुरुआत के 2 मंथ तक इंट्रायूटेराइन लाइफ, जब मम्मा के पेट में ही है बच्चा, तब कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो योक सेक में। नेक्स्ट जो है वो अगर 3rd मंथ मतलब तीसरा मंथ से जो है वो जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में है तब कहाँ होता है, तो सबसे फर्स्ट स्प्लीन में होता है। और अल्सो स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको हिपैटिक स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा वाला जो 3 मंथ के बाद जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ड्यूरिंग लास्ट मंथ, मतलब कि लास्ट का जो मंथ है, लास्ट 3 मंथ जो बचता है उसमें कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो वो रेड बोन मैरो और लीवर में फॉर्मेशन होने लगता है आरबीसी का। तो ये सारा साइट्स हो गया। अब हम लोग बच्चा जन्म ले लिया, बाहर आ गया, तो वो उसका कहाँ होगा, एडल्ट तक जो है वो ओनली रेड बोन मैरो में होता है। जो हमारे बोन में जो रेड बोन मैरो, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अप टू मतलब 20 साल तक रेड बोन मैरो में, मतलब कि ऑल बोन में बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो, तो वहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद जो है वो कहाँ पे होगा, तो मेम्ब्रेनस बोन्स में होता है, जहाँ पे कि, और वो कौन सा बोन है, फ्लैट बोन हो गया, लॉन्ग बोन के इंड पार्ट में। तो फ्लैट बोन में वर्टिब्रा, स्टर्नम, ये सब, रिब्स, स्कैपुला आ गया। और इंड बोन जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, ये सब के इंड बोन में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। और हिमेटोपोइसिस में भी आपको बता चुकी थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा रेड बोन मैरो फैट डिपोजिशन की वजह से येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग 20 साल तक होते हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता नहीं है, इसलिए ऑल बोन मैरो में होता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर फर्स्ट वीडियो से ही होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। क्या प्रोसेस है इरिथ्रोपोइसिस होने का। तो आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको समझाई थी कि स्टेम सेल से ही पूरा जो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, दिस इज अ प्राइमरी सेल जो कि कैपेबल होता है सेल्फ रिन्यूअल, मतलब अपने से ये सेल्फ रिन्यूअल हो जाता है, न्यू बनने की इसमें कैपेसिटी होता है। और अलग अलग जो भी डिफ्रेंशिएट करके स्पेशलाइज्ड सेल में बदल जाता है। पहले इसके पास है कि किसी भी सेल को बना सकता है, फिर ही स्पेशलाइज्ड हो के और बनाना स्टार्ट करता है। कि मतलब अब हमें अगर
ये बनाना है, ब्लड का सेल्स बनाना है, तो वो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल में बदल जाएगा। और इसके भी टू टाइप्स के ज़्यादातर देखे जाते हैं, टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी। ये तो आपको पता ही होगा। टोटिपोटेंसी जो है पूरा सेल्स का निर्माण कर सकता है, प्लूरिपोटेंटी में फिर भी इसका थोड़ा सा उससे क्षमता कम जाता है। तो वो प्लूरिपोटेंट जो सेल है वही हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल में आता है और उसका फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोन मैरो में हमारा होता है, बोन मैरो में ही होता है ना ये सेल, तभी तो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। तो गिव राइज टू ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करेगा। हीमेटोपोइटिक सेल्स इन बोन मैरो कॉल्स अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जैसे कि मैं आपको बताई कि ये दो टाइप के होते हैं, टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी। तो उसमें भी प्लूरिपोटेंट जो हीमो डैट मीन्स ब्लड से रिलेटेड हीमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है वो फॉर्मेशन करेगा। और अनकमिटेड बोल रहा है, डेट मीन्स फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि अनकमिटेड है, मतलब कि अभी ऐसा नहीं है। ये चीज़ आरबीसी को भी बना सकता है, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, ये सबको बनाएगा, इसीलिए अनकमिटेड बोलते हैं। फिर एक कमिटेड में जाता है तब स्पेशली फॉर्मेशन होने लगता है। व्हेन सेल्स आर डिजाइन टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल, अनकमिटेड जो है वो PHSC का मतलब है प्लूरिपोटेंट हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल कॉल्ड कमिटेड। मतलब ये बोलता है कि जब सेल डिजाइन हो गया, मतलब पर्टिकुलर टाइप में अब उसको बदलना है, तो जो अनकमिटेड है वो कमिटेड भी चीज़ है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, पता नहीं आप देखें कि नहीं फर्स्ट वीडियो। अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि जितना आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे जितना भी सेल्स है उसका फॉर्मेशन में कैसे कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर करवा चुकी हूँ। तो देखिए हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ये अनकमिटेड था, क्योंकि ये सारा चीज़ को फॉर्मेशन कर सकता है। फिर कमिटेड बनता है, जिसमें हमें ये वाला प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला प्रोसेस आज हम लोग इलाबोरेट करके देख। अब जो हम लोग देखेंगे कुछ जो है वो चेंजेस आती है जब हमारा इरिथ्रोसाइट, जैसा कि हम लोग देखें कि डेवलप, इसका ऑरिजिन से लेकर डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, सारा प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। तो जब पूरा मेच्योर होने तक, इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन तक जो सारे प्रोसेस होंगे उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है वो रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल, जैसे जैसे हमारा सेल डिफ्रेंशिएट होकर आगे प्रोसेस में जाएगा, जो कि हम लोग स्टेजेस आगे चल के देखेंगे, तो हमारा सेल का जो साइज है उसमें रिडक्शन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इरिथ्रोसाइट जब पहले जो इरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन पहले न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जैसे ही मेच्योर जो आरबीसी बनता है उससे न्यूक्लियस हट जाता है। तो सोचिए ना, इससे कुछ चीज़ निकल रहा है, मतलब एक बैलून है, उससे पानी को निकालिए या फिर कोई चीज़ डाले उसको निकालिए, तो उसका साइज कम होगा ना। तो उसी तरह से इसका साइज कम होते जाता है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलाई पाया जाता है। और ये जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो यानी दोनों चीज़ें जो है वो डिसअपीयर होने लगते हैं, यानी नहीं देखा जाता। अपीयरेंस ऑफ HB, क्योंकि हाँ हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बाइंड करके और हमारे टिश्यू तक देता है, तो इसका जो अपीयरेंस है वो मतलब कि दिखने लगता है, पहले से ही नहीं रहता है। कौन सा स्टेज में हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मतलब दिखने लगता है। चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डाई के थ्रू स्टेन किया जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के लैब में ऐसे सारा चीज़ प्रोसेस कराया जा रहा है, कौन सा स्टेज है, कैसे क्या है, और लोग जो है वो लेबोरेटरी जो है वो पहचाने, तो उसमें स्टेन के थ्रू ही पहचाने, तो उसमें डाई का यूज किया जाता है। और साइटोप्लाज्म का कभी एसिडिक, बेसिक, ये सारा चीज़ बदलते रहता है। और क्या है आगे और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है हमारा वेरियस स्टेज, अब हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। चेंजेस देख लिए, प्रोसेस देख लिया हम लोग का, स्टेजेस और क्लिनिकल कोरिलेशन बस बाकी है। तो वेरियस स्टेजेस क्या है सबसे पहले, तो क्या है स्टेजेस उसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे बोला है वेरियस स्टेजेस बिटवीन क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट सेल एंड मेच्योर्ड आरबीसीआर। सबसे पहले अगर क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और इसके बाद कमिटेड जो है वो कमिटेड स्टेम सेल माइलोइड करके आता है। पता नहीं डॉगी क्यों इतना चिल्ला रहा है यार। तो ये आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है। क्लोनी फॉर्मिंग, फिर ये जो है वो अलग अलग जो है वो चीज़ों में बदलता है। ये जब कमिटेड में आ गया तो अलग अलग सेल का निर्माण करने लगता है। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताई थी कि ये कैसे अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, आगे जो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, फिर मेगा, ये सब में आता है। ये कमिटेड माइलोइड स्टेम में एक आता है जिससे कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ, तो ये बस रिविजन हो गया ताकि आपको समझ में आए। तो 6 स्टेजेस मेनली हम लोग को देखना है, जो कि
क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट के बाद कौन कौन सा स्टेजेस आएंगे वो। तो फर्स्ट आएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और ये फर्स्ट वीडियो में भी मैं आपको समझाई थी, पता नहीं आप याद रखे हो कि नहीं। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और इसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट 5 स्टेज में आएगा, और मेच्योर एरिथ्रोसाइट। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, चलिए आगे आपको याद दिलवाती हूँ ताकि थोड़ा कम टाइम में हो पाए। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट हम लोग देख लिए, उससे क्या आएगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आएगा। और इस स्टेजेस में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होगा, लार्ज साइज होगा, जैसा कि हम लोग देखे थे कि क्या डिफरेंसेस सारी बताई थी कि आगे वीडियो में बताऊंगी। तो लार्ज साइज है, अभी न्यूक्लियस है तो सेल का जो साइज है वो बड़ा है, कितना होता है 0 से लेकर 20 म्यू, और आगे आगे देखिए कैसे घटते जाता है। न्यूक्लियस लार्ज है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं है प्रो इरिथ्रोसाइट में, और साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक नेचर का इसमें होता है। क्यों बेसोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है नहीं, साइटोप्लाज्म का नेचर बेसिक है तो बेसोफिलिक होता है। नेक्स्ट है, अब आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी, इसका एक और नाम है बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। ये दोनों नाम आप लिखते हो तो एग्जाम के लिए आप एग्जामिनर को अच्छा जो है वो इफेक्ट डालेगा, हो सके तो दोनों लिखेगा, नहीं तो ये ज़्यादा नॉर्मली याद हो जाता है। तो इसको क्यों ऐसा बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन इसमें डेवलप होने लगता है, लेकिन अभी भी इसमें हीमोग्लोबिन डेवलप होना स्टार्ट होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको बेसोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा ही अमाउंट में है, और जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता है एसिडिक होते जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा है तो ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक डाई से स्टेन होता है लेबोरेटरी में, इसीलिए इसको बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक नेचर का, इसीलिए इसको बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एक और नाम है ऐसे। और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या है, सेल का साइज स्मॉल होते गया, पहले था इतना लिटल, कम आया, 15 तक आया, फिर 10 से 12 तक आया। न्यूक्लियस अभी तक प्रेजेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, न्यूक्लियस को डिसअपीयरेंस करना है, इसीलिए याद दिलवाते जा रही हूँ मैं अभी तक। अब हीमोग्लोबिन जो है अपीयरेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा था, यहाँ पे दिखने भी लगता है, ये सारी चीज़ लैब में दिखने लगता है, इसलिए तो वहाँ पे डाई ये सब का यूज करके हम लोग देखते हैं। हमारे बॉडी में आप थोड़ी देखिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है फॉर्मेशन, ये बाहर ही लैब में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोब्लास्ट। तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो है एसिड और बेस दोनों डाई से स्टेन होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन देखने लगा, और हीमोग्लोबिन क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो दोनों, इसलिए इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ मैं आपको लिखूँ, और ये एग्जाम में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छा मार्क्स आपको मिलेंगे। लास्ट आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसका और नाम होता है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें साइज जो है वो और भी डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज होते ही जाएगा, हम लोग पहले भी देखे थे। तो ये कितना आ गया साइज इसका, 8 से लेकर 10। हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी इंक्रीज होते जा रहा है, हम लोग अर्ली से देखे थे, अब इसका धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। जब आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो न्यूक्लियस है वो कब डिसअपियर होता है इरिथ्रोसाइट का, तो वो लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसको क्रो यहाँ पे आर ओ होगा, क्रोमैटिक ये भी बोलते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण इसका जो नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक, मतलब साइटोप्लाज्म तो घटने लगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने लगा, इसीलिए इसका जो है एसिडिक नेचर हो जाता है। और एसिडिक नेचर हुआ इसलिए इसको ऑर्थोक्रोमैटिक, इसमें ऐसा डाई यूज किया जाता है जिससे पता चलता है। और हम लोग देखे थे भी कि अलग अलग में अलग अलग स्टेन यूज किया जा रहा है, स्टेन डाई ये सब यूज़ करके उसके कलर को, और एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, पता किया जाता है। हमारा 5th स्टेज आता है रेटिक्यूलोसाइट इमेच्योर
अभी आरबीसी को रेटिक्यूलोसाइट बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है रेटिक्यूलोसाइट हमारे ब्लड में आ जाता है इमेच्योर फॉर्म में ही, और 2 दिनों के बाद ही जो है वो मैच्योर हो जाता है और पूरा इरिथ्रोसाइट में बदल जाता है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेंट रेटिक्यूलर नेटवर्क। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिक्यूलर नेटवर्क दिखता है। जब आप लेबोरेटरी में देखिएगा तो बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिमेनेंट डिसइंटीग्रेट गोल्जी ऑपरेटर अदर ऑर्गेनल्स। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। हम जैसा कि फर्स्ट ही आपको बताती जा रही हूँ कि हीमोग्लोबिन आया तो एसिडिक नेचर का होने लगा, तो आप तो सोचेंगे कि मैम ऐसा थोड़ी है कि रेटिक्यूलोसाइट में कहाँ गया हीमोग्लोबिन, और जो कि उसका एसिडिक नेचर नहीं आ रहा है और बेसिक नेचर आ गया। तो उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ गोल्जी ऑपरेटस और इसका डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से इन सारी चीज़ों को, जो साइटोप्लाज्म का नेचर है, जो हमारे सेल्स में आरबीसी के सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, उसका नेचर बेसिक होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल नॉलेज के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेल ट्रांसपोर्ट थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन डायापेडेसिस। अब हम जैसा कि आपको पहले भी मैं बताई कि इसमें क्या होगा कि जो अब बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोन मैरो से कैपिलरी में भी तो आना है, ब्लड वेसल्स में, इससे ही तो जो है वो ब्लड का इधर उधर जाता है, हमारे टिश्यू तक जाता है। तो वो जो है इससे यहाँ से निकलेगा और इसमें डायापेडेसिस के थ्रू, डैट मीन्स ये इसमें चला जाता है, डायापेडेसिस कैपिलरी में जो मूव करेगा उस प्रोसेस को डायापेडेसिस बोलते हैं। तो ये हमारे ब्लड में आ गया और इमेच्योर फॉर्म में ही 2 दिन तक रहता है, फिर जो है वो रेटिक्यूलोसाइट में इरिथ्रोसाइट में बदल जाता है। इस स्टेज को इरिथ्रोसाइट बोलेंगे। नहीं लिखी हूँ, लिख देती हूँ आपके लिए। तो इसमें जो है देख रहे हैं यहाँ पे रेटिक्यूलर नेटवर्क जो है वो हट गया, डिसअपियर हो गया और अटेन बाई कॉनकेव शेप। हमारा आरबीसी का शेप कैसा होता है बताइए, आपको पता ही होगा बाई कॉनकेव शेप का। और तो ये बाई कॉनकेव शेप अपना ले लेगा और साइज जो है वो बहुत डिक्रीज कर जाएगा। इसका 7.2, क्योंकि सब चीज़ इससे हट चुका है, ये सारा चीज़ डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब ये इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है और 2 दिन लेता है मैच्योरेशन में। ये रेटिकुलो जो साइड था ये मैच्योर था और उससे इरिथ्रोसाइट बनने में 2 दिन लग जाता है। अब हम लोग ये सारा चीज़, यही हमारा स्टेज था, क्या इंपॉर्टेंट था वो भी मैं आपको बता दी। और याद कैसे रखना है कि वही पहले प्री लगाइए, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट और फिर लेट, सारा चीज़ तो यही से आ रहा है, और नॉर्मोब्लास्ट लगा दीजिए। और अगर ये चीज़ भी आप लिखते हैं कि एसिडिक बेसिक करके ही कैसे उसका नाम था, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दी। और नेक्स्ट जो रेटिक्यूलोसाइट आ जाएगा और फिर इरिथ्रोसाइट, तो ये तो सिंपल है, आप याद कर लीजिए 1 से 2 बार अगर आप पढ़ते हैं तो। अब क्लिनिकल कोरिलेशन एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप कैसे लिखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट अगर डिक्रीज होता है, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में क्या हो रहा है, हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर वो डिक्रीज होता है तो वो क्या कॉज करता है, एनीमिया। एनीमिया के कंडीशन में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का अमाउंट जो डिक्रीज रहता है उसी को एनीमिया कंडीशन बोलते हैं। और आरबीसी कम होगा तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन भी कम होगा ही, और भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये सारा चीज़ ये आपको क्लिनिकल कोरिलेशन में लिखना होगा। तो आई होप की वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको नोट्स और रिविजन करवाती हूँ, हो सके तो आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है एग्जाम टाइम में, कैसे इसका क्या था ये। इसके बाद हम लोग प्रोसेस देखे थे, कैसे स्टेम सेल्स जो है सेल से इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन में आ रहा था, चेंजेस क्या होगा, रिडक्शन, जैसा कि आपको मैं हर एक चीज़ में बताई कि कैसे रिडक्शन होते जा रहा था सेल साइज का और क्यों हो रहा है वो भी, हीमोग्लोबिन कैसे अपीयरेंस होता जा रहा है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी साइटोप्लाज्म का कैसे बदल रहा है, कभी एसिड कभी बेस, कभी दोनों, कभी सिर्फ बेस। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिया। स्टेजेस क्या था, तो स्टेजेस का भी क्या इंपॉर्टेंट था वो भी मैं बताई कि कौन सा स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट। ये सारा चीज़ इस तरह से आपको फिगर बनाना है, कौन सा स्टेज में कौन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है आपका ख़त्म। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। तो अभी मैं थक चुकी हूँ दोस्त, और हाँ वैसे भी बहुत इसमें टाइम लग जाता है आपके लिए नोट्स बनाना, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, तो ये सारा चीज़ करने में। और इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी में लिख सकते हो, और वीडियोस पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे प्लेलिस्ट में पूरा फिजियोलॉजी अपने 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हो तो पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट ही होगा। नेक्स्ट हमारा होगा रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं चलने वाला है, कम टाइम में मैं कोशिश करूँगी कवर करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ, आज का आपका टास्क क्या है, आज का आपका टास्क मैं सोचती हूँ थोड़ा सा, हाँ, न्यूक्लियस जो है आरबीसी का किस स्टेज में जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इसका आप आंसर दीजिएगा। क्यों मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ताकि आप जो है एंगेज रह पाए, कुछ मतलब वीडियो देखे तो आपको रहे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।